आज का टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा की वैल्यू निकालना। और मैं ये मान के चलूंगा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग बिल्कुल मेरे पैरेलल चल रहे हो। यदि कोई कंसेप्ट आपने या कोई चैप्टर या टॉपिक ना लाइव में पढ़ा ना वीडियो में देखा तो दिक्कत आ सकती है। देखो ना, कुछ पॉइंट्स जो हमें रिकॉल करने हैं। पॉइंट नंबर 1, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पहले पढ़ चुके हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और यदि बहुत छोटी क्वांटिटीज हो तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। ये दोनों एक ही चीज है, बस जब लार्ज क्वांटिटी में हीट या इंटरनल एनर्जी में बदलाव होता है तो ये वाला, और स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। पॉइंट नंबर 2, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला है पीडीवी। ये तब लगता है यदि वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज हो। कांस्टेंट वॉल्यूम है कहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम है यदि कहीं, तो डीडब्ल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्यों बेटा वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा। डीवी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और जहां पर मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा, जहां मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो डीवी 0 हो गया। डीवी क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज ही नहीं हुआ तो डीवी की वैल्यू 0, तो डीडब्ल्यू की वैल्यू 0। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में डीडब्ल्यू को 0 रख दो तो डीयू इज इक्वल टू डीक्यू। लेकिन ये मत भूलना कि ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में Q इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। एन है नंबर ऑफ मोल्स, सीवी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर वगैरह में स्मॉल चेंज हो तो ये dt हो जाता है और ये हो जाता है dq। तो dq इज इक्वल टू एन सीवी dt। एन सीवी dt ये हमारा फॉर्मूला। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम में dw 0, और यदि dw 0 तो du इज इक्वल टू dq। लेकिन q इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, और स्मॉल चेंज है तो dq इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। अब फॉर 1 मोल, यदि कहीं पर 1 मोल गैस है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो dq हो जाएगा cv dt, और cv की वैल्यू हो जाएगी dq बाई dt। ये मत भूलना, कांस्टेंट वॉल्यूम में du और dq बराबर होते हैं, du और dq इक्वल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? K, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। BOLTZ MAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाद्रो नंबर। K होता है R अपॉन N। अब आता है चौथा नंबर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या लिखा है? लोई कोई नहीं लिखा मैंने लिखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल हैज एनर्जी हाफ kT। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये अभी बताऊंगा। मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है हाफ kT। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है उसकी इंटरनल एनर्जी हाफ kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है उसकी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 2 into हाफ kT।
जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है उसके एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 3 × 12 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है उसकी इंटरनल एनर्जी 4 × 12 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 5 × 12 kT, एटसेट्रा। अब बात आती है कि सर आप बार बार कह रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? मेरे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए कम से कम जितने कोऑर्डिनेट में काम चल जाए वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंदी मीडियम में कहते हैं स्वतंत्र कोटियां। खैर परेशान मत हो, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो एक नैरो लेन है, नैरो लेन बहुत पतली सड़क जिसपे एक कार इधर उधर भी नहीं हो सकती। आप यहां बैठे हो और यहां एक कार खड़ी हुई है, आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे कार तक जाना है तो क्या करूं, तो आप एक कोऑर्डिनेट बताओगे कि ये है x = 0, x = 1, x = 2, तो आप कहोगे x = 2 पर चले जाओ। y के अलोंग तो जा ही नहीं सकती कार, -y के अलोंग जा ही नहीं सकती, बस x के अलोंग जा सकती है, तो आप कहोगे x = 2 पर चले जाओ, कार मिल जाएगी। एक कोऑर्डिनेट से काम चल गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी है 1। जहां समझ में ना आए उसी समय पूछ लेना कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1। अब मान लो ये एक मैदान है जिसमें एक फुटबॉल पड़ी हुई है, इसे ओरिजिन मान लो। ये x = 1, x = 2, y = 1, y = 2, y = 3। अब यदि कोई बच्चा आके पूछे कि सर मेरी बॉल की लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे x = 2, तो वो बॉल पे नहीं पहुंचेगा। आप कहोगे y = 2, तो बॉल पे नहीं पहुंचेगा। आप कहोगे x भी 2, y भी 2, तब वो बॉल पे पहुंच जाएगा। यानी दो कोऑर्डिनेट बताने पड़े। मैदान में यदि बॉल है या कोई जानवर बैठा हुआ है, यदि कोई जानवर यहां बैठा हुआ है, आपसे कोई पूछे वो उसकी लोकेशन बताना, तो आप कहोगे x = 1, y = 1, 1 1 कोऑर्डिनेट है, यानी दो कोऑर्डिनेट बताने पड़े, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। अच्छा कोई बताएगा यदि यहां पर एक भैंस बैठी हुई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? मतलब कोऑर्डिनेट कितने चाहिएंगे और कौन कौन क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे? बोलना बेटा, कोई भी बोल तो फटाक से। 1,2। तो एक कोऑर्डिनेट से काम चला या दो कोऑर्डिनेट से? 2 से। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अच्छा मान लो एक रूम है, रूम में ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, लेकिन गहराई भी तो होती है रूम में, तो z एक्सिस भी होगा। तो अब 3D फिगर बना रहा हूं, बनती नहीं है। ये कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0, x = 1, y x = 2, y = 1, y = 2, z = 1, z = 2। अब यदि छत से कोई बॉल लटकी हुई है तो तीन कोऑर्डिनेट बताएंगे कि x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है और z कोऑर्डिनेट कितना है। अब मैंने बताया ना बोर्ड पे 3D नहीं दिख पाएगी, कमरे के अंदर कोई चीज है यहाँ पर, तो x कोऑर्डिनेट बताओगे, y कोऑर्डिनेट बताओगे और z कोऑर्डिनेट बताओगे, तीन कोऑर्डिनेट बताओगे तब इसकी लोकेशन पता चलेगी। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो अब आपकी एक बात, जो चीजें एक ही लाइन में चल सकती हैं वो होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो चीजें एक मैदान में घूमती हैं यानी 2 डायमेंशनल फ्रेम में चलती हैं वो होती है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो 3 डायमेंशनल स्पेस जैसे कमरा, आसमान, इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती हैं, वो होती है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिनिमम कोऑर्डिनेट। तो एक बार जल्दी जल्दी बोलो, जो चीजें एक लाइन में चल सकती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम
1. जो मैदान में घूम सकती हैं, ऊपर नहीं उड़ सकती, बस मैदान में घूम सकती हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उड़ भी सकती हैं। 3. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब आती है रिस्ट्रिक्शंस। एक बात बताओ, मान लो यहां पर 2 बॉल पड़ी हुई है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। x इज इक्वल टू 0 1 2, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 2। मैं तुमसे कहूं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। यानी यहां तक जाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। तो 2 तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। तो दोनों की मिलाकर के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 4। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी। यदि कोई पूछेगा मुझे दोनों बॉल पे जाना है, तो आप कहोगे पहले x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 पे जाओ, 2 कोऑर्डिनेट बताए, फिर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 पे जाओ, फिर 2 कोऑर्डिनेट बताए। तो दोनों बॉल के मिलाकर के 4 कोऑर्डिनेट बताने पड़े, तो दोनों बॉल के मिला के 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यदि मैं इन दोनों बॉल को बांध दूं 2 मीटर की डोरी से, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, बांध दिया। अब आपको 3 कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, अब आपको 4 नहीं चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 कम हो गया, बांधते ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। क्यों? मान लो किसी को अपनी दोनों बॉल ढूंढनी है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट बता करके 3 चीजें बता के काम चल जाएगा कि पहले x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पे जाना, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पे जाना, तो पहली बॉल मिल जाएगी। फिर डोरी के साथ साथ 2 मीटर चले जाना, दूसरी बॉल मिल जाएगी। अब आपको 4 कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है, आपने कहा है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 पे जाना, पहली बॉल मिल जाएगी। फिर डोरी के साथ साथ 2 मीटर चले जाना, दूसरी बॉल मिल जाएगी। 3 बात बता करके काम खत्म हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गई 3। जब चीजें बंध जाती हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। जब चीजें बंध जाती हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। अब तक जो मैंने बताया उसे एक बार सुन लो। जो एक लाइन में चलता है वो सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैदान में घूम सके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो उड़ भी सके वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि किसी की को किसी चीज से बांध दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाती है। जैसे अभी अपने 2 बॉल देखा, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 थी, लेकिन बांधते के साथ ही 3 रह गई, 1 कम हो गई। उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब मैं एक बात पूछूंगा, बहुत जल्दी से बोलना जिससे टॉपिक आगे बढ़े, फटाफट फटाफट। फिर मैं एक नई चीज पूछूंगा जो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप बता दोगे। बताओ, जो एक लाइन में चले डिग्री ऑफ फ्रीडम, फटाक से। 1 जो मैदान में घूम सके, 2 जो उड़ सके। 3 एक पतंग जब हवा में उड़ रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थोड़ी गड़बड़ हो गई। डोरी से बंधी हुई है रिस्ट्रिक्शन, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2। समझ गए मेरी बात? यस सर, बंधी हुई है या नहीं? यस सर, बंधी हुई है। और यदि मैं डोरी काट दूं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर तुम्हारी बात सही। जब तक पतंग की डोरी बंधी हुई है, मेरे हाथ में है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। डोरी कट गई, अब बंधी भी नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं। एक बार एक बच्चा बसंत पंचमी पर रोता हुआ आ रहा था, उसके पापा ने पूछा क्या हुआ, कि मेरी पतंग की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से 3 हो गई। अब यदि पापा भी पढ़े होते समझ जाते बेचारा पतंग कटवा के आ रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन, तो यानी कि जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप समझ गए। अच्छा, अब गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस जिसमें अकेला मॉलिक्यूल होता है, अकेला मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कमरे में कहीं भी जा सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। डायएटॉमिक, डायएटॉमिक में 2 एटम होते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई।
लेकिन वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शन माइनस हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5, बंधे हुए हैं। ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक दो तरह के होते हैं, लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक लीनियर है, एक लाइन में होते हैं तीनों, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। लेकिन ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो दो बंधन आ गए, दो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, तो माइनस होके बची 7। नॉन लीनियर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, उसमें 3 एटम होते हैं लेकिन एक लाइन में नहीं होते, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, हर एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 9। लेकिन उसमें ये भी बंधे हुए हैं, ये भी बंधे हुए हैं, ये भी बंधे हुए हैं, भाग नहीं सकते, तो 3 बंधन है, 3 रिस्ट्रिक्शन है, तो माइनस होकर के बची 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गया? यस सर। जल्दी जल्दी बताओ, मैं सामने बैठा खड़ा तो हूं बोर्ड पे, जिससे दिखे ना, अपने आप सोच के बताओ। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक 5, अब कोई और बोलना। ट्राइएटॉमिक लीनियर, 7, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर 9, 6, 6। 3 जगह बंधे हुए हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो 3 रिस्ट्रिक्शन माइनस हो गई 6। ये तो डिग्री, तो बच्चे कहते हैं इससे ज्यादा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बेटा एक बात बताओ, क्या मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक से बड़े नहीं होते? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो और भी ज्यादा होंगी, कुछ भी हो सकती है, बस आपके सिलेबस में यहां से आगे नहीं। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। अब मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या था। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है हाफ kT, जहां k है R/n। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 × हाफ kT, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 2 × हाफ kT। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 3 × हाफ kT। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता, जो भी हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है। अब मैं पहले 3 डेरिवेशन करूंगा, फिर एक जनरल डेरिवेशन करूंगा। पहला मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, फिर तो सारे एक जैसे हैं, नॉन लीनियर। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। अब शुरू करो। यदि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 3 × हाफ kT। तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो जवाब है 3 × हाफ kT। तो एक मॉलिक्यूल की है, 1 मोल की कितनी होगी? तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है हाफ kT, 3 × हाफ kT। 2 मॉलिक्यूल की 3 × हाफ kT × 2, 3 मॉलिक्यूल की 3 × हाफ kT × 3। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है? कैपिटल N, अवोगाद्रो नंबर। तो उसकी इंटरनल एनर्जी 3 × हाफ kT × n, और k होता है R/n। n से n कट गया, तो ये आ गया 3/2 RT। ये है U। अब CV मैंने प्रूव करा था du/dt। CV होता है du/dt। मैंने U तो लिखा नहीं, U यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल का फॉर्मूला है 3/2 RT।
कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे 3/2r, बचेगा d/dt ऑफ t, और d/dt ऑफ t होता है 1, तो cv की वैल्यू हो गई 3/2r। मेयर फॉर्मूले में पढ़ाया था cp इज इक्वल टू cv प्लस r, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, मेयर फॉर्मूला। तो cp इज इक्वल टू cv प्लस r, यानी 3/2r प्लस r, तो ये आ जाएगा 5/2r। ये है cp, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और गामा क्या होता है? cp अपॉन cv, 5/2r अपॉन 3/2r, यानी 5/3, 1.67। इसे दोबारा मत देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो जवाब है 5 इंटू हाफ kT। तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 5 इंटू हाफ kT इंटू अवोगाद्रो नंबर। K की वैल्यू है R अपॉन N, K की वैल्यू है R अपॉन N, N से N कट गया तो 5/2 RT आ गई इंटरनल एनर्जी। अब CV होता है du/dt, यानी इसका डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल करोगे 5/2r बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। d/dt ऑफ t 1 होता है, तो बस CV आ गया 5/2r। CP क्या होता है? CP होता है CV प्लस r, यानी 5/2r प्लस r, तो ये हो जाएगा 7/2r। और गामा CP अपॉन CV, यानी 7/2r डिवाइडेड बाई 5/2r, तो 7/5, 1.4। अब इस वाले को आप बताना, बोलो जरा। इन दो बता चुका, एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 6/2 kT, 6/2 kT, 1 मोल की इंटरनल एनर्जी 6/2 RT। yes sir, n से मल्टीप्लाई होगा और k होता है r अपॉन n, n से n कट गया। CV किसके बराबर होगा? तो जवाब है इसका डिफरेंशियल du/dt, तो du/dt हो जाएगा 6/2r, यानी कि 3r। CP क्या होगा? CP होता है CV प्लस r। क्या होता है CP? CV प्लस r, यानी 3r प्लस r, 3r प्लस r हो जाएगा 4r। गामा क्या होगा? गामा होता है CP अपॉन CV, यानी 4r अपॉन 3r, 4/3, 1.33। मतलब ये हो गया। आप तो किसी की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो आप CP, CV, R सब निकाल सकते हो। और रिमेंबर, ये कैपिटल CP और कैपिटल CP है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट्स है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब एक जनरल डेरिवेशन, कल को उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 दे दी, 40 दे दी, 30 दे दी, कुछ भी दे दी, तो आप अटको नहीं, पूरा समझ में आ ही रहा होगा। मान लो किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम D है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, जरा इसे बताओ वेरिएबल में, तो D इंटू हाफ kT, यानी d/2 kT। बोलते चले जाओ, बस ये लास्ट है, आज का टॉपिक खत्म होने वाला है, फिर एक छोटी सी वीडियो और भेजूंगा। बोलो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल D इंटू हाफ kT। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, खुद बोलो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। 2 RT, d/2 RT। CV किसके बराबर होता है? du/dt, यानी इसका डिफरेंशियल खुद बोल दो, d/2r, क्योंकि t का डिफरेंशियल होगा, ये तो कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशियल 1। d है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुछ बुक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को f कहा गया है, f फॉर फ्रीडम। CP होता है CV प्लस r, यानी d/2r प्लस r, तो ये आएगा d प्लस 2/2r। और गामा होता है CP अपॉन CV,
यानी दिस अपॉन दिस, तो ये बचेगा 1 + 2 अपॉन डी, करके देख लेना। ये है हमारा फॉर्मूला गामा का। अब यदि मैं 3 फॉर्मूले याद रख लूं, सीपी होता है d/2r, सीपी होता है d+2/2r, और गामा होता है 1 + 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, मैं कुछ भी बता दूंगा। जैसे मैंने कहा किसी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो गामा क्या है, तो 1 + 2/3। किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो गामा क्या होगा, 1 + 2/7। तो ये 3 फॉर्मूले याद हो तो हर बार निकालना नहीं पड़ेगा, आपको काम चल जाएगा। क्या कहते हो बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बाकी सब ठीक? तो अभी के लिए इतना ही। एक वीडियो तो भेज दूं छोटी सी नन्नू सी? Yes, sir. ठीक, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। Thank you, sir.